बताएंगे। आवाज़ की क्लियरिटी है? तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे, जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, इसको आप किसी भी देश में ज़बरदस्ती लागू नहीं करवा सकते हैं। ये देने के लिए होता है और इसका पर्पस होता है कि सरकार आपको सारा कुछ देना चाहती है। गवर्नमेंट वांट्स टू गिव ईच एंड एवरीथिंग टू यू, लेकिन आप इसको ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि हमको सरकार से ये सारी चीज़ें चाहिए ही चाहिए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आज हम लोग देखेंगे कि डीपीएसपी मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, जिसमें सामाजिक डीपीएसपी जो होगा वो देखेंगे, और सामाजिक के साथ जो डीपीएसपी ये सामाजिक है, जिसमें सोशलिस्ट आर्टिकल 38, 39 ए, 41, 42, 43 एंड 43 ए एंड 47, ये सारे सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। और जो गांधीयन फिलोसफी है, गांधीयन, ये आर्टिकल 40, 43, 43 बी, 46, 47 एंड 48, जो लिबरल है, आर्टिकल 44, 45, 48, 48 ए, 49, 50 एंड 51। अब इसको मूल रूप में अगर देखेंगे आप तो 5 भाग में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम लोग बांट सकते हैं। पहला इकोनॉमिकल एंड सोशल। इकोनॉमिक सोशल मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से, और दूसरा सामाजिक दृष्टिकोण से, तीसरा आप प्रशासनिक एवं शैक्षणिक, और चौथा जो हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक और स्मारक को लेकर के, और जो 5वां है वह है अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रोटेक्शन को लेकर के। ये अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट किस देश से लिए है, कहाँ से लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किस देश से लिया है? कोई बता सकते हैं? ये जो संविधान में भाग 4 में दिया हुआ है, पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर के, सुजीत हेम्ब्रम ने लिखा है, आयरलैंड से लिए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट। तो ये जो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। 36 से 51 को राज्य का नीति निदेशक तत्व कहते हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। तो ये हम लोग देखेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, इसके मूलभूत उद्देश्य क्या है और क्यों इसमें ऐसा बोला गया है। जैसे एक तो आर्टिकल 36 में हमने यहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं किया है आर्टिकल 36 का। आर्टिकल 36 में स्टेट के बारे में बताया गया है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट? स्टेट डज नॉट मीन ओनली इंडिया एंड द ओनली प्रोविंस विद इन द कंट्री। ये स्टेट का मतलब नहीं होगा। आर्टिकल 36 में ये बताया गया है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेट, इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जब कभी हम स्टेट बोलते हैं
तो उसमें अलग अलग संस्थाएं भी आ जाती हैं। सो स्टेट शब्द का मतलब अलग अलग संस्था भी है। स्टेट का सिर्फ मीनिंग भारत के राज्य और ये नहीं है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन देगा? तो ये सारी संस्थाएं भी देंगी जो भारत में कार्यरत हैं। दो आर गोइंग टू गिव द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? भारत। भारत को भी स्टेट बोलेंगे और स्टेट का मतलब प्रोविंस भी हो रहा है। झारखंड बिहार भी स्टेट बोलेंगे। और जो संगठन है, मान लीजिए LIC या बैंक, कोई NGO, IIT, यहां पर आर्टिकल 36 के स्टेट के दायरे में सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटी भी आती है, जिनकी ये ड्यूटी बनती है, जिनका ये कर्तव्य बनता है कि वो आपके बारे सोचें, जिनका ये दायित्व बनता है कि वो विचार करें कि भारत का ये कर्तव्य होगा कि वह आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दे, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे। ये आर्टिकल 36 में है। और 37 में बताया गया है कि आर्टिकल 36 को लेने के लिए कोर्ट में केस नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 36 को प्राप्त करने के लिए कोर्ट में केस नहीं होगा। मतलब जब कभी भी इसकी ज़रूरत महसूस होगी ये आपको दिया जाएगा, लेकिन कोर्ट के माध्यम से नहीं दिया जाएगा। आप इसको ले सकते हैं बिना गवर्नमेंट की इच्छा पर। जब कभी लगेगा कि वेलफेयर करना ज़रूरी है, जब कभी ऐसा महसूस होगा कि वेलफेयर करना ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट आपको देने के लिए काम करेगी। तब वो काम करेगी कि हमको देना है। इसलिए अलग अलग समय पर मौलिक अधिकार का भी जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टाइम पर इसकी भी व्याख्या की है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसकी भी व्याख्या की है। तो बताइए किस किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे महत्वपूर्ण माना और किस किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसे देना जरूरी होगा। लेकिन उसके पहले आप ये समझें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में समाजवादी विचारधारा, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेलिटी, वो कहाँ से आ रहा है? तो वो आ रहा है आर्टिकल 38 से, जिसमें वेलफेयर की कॉन्सेप्ट की बात की गई है। इसमें बताया गया है कि इसका पूरा नेचर वेलफेयर होगा। ये हमारा सामाजिक विचारधारा है। आर्टिकल 39 जिसमें हाल के दिनों में जोड़ा गया है कि चिल्ड्रेन के हेल्थ, अब जैसे बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए आप मौलिक अधिकार के अलावा डायरेक्टिव पर भी विचार कर सकते हैं। तो डायरेक्टिव्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। डायरेक्टिव इसका भी एक भाग है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आसानी के साथ आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 में दिया हुआ है। और जैसे 39 के ए में है कि फ्री लीगल एड, आपको फ्री लीगल एड दिया जाएगा, जो हाल के दिनों में जोड़ा गया है। जो लाल रंग में लिखा हुआ है ये बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर ये मतलब लागू हुआ, किस रूप में, किस डायरेक्टिव को आज कानून बनाया गया है। तो आप देखते होंगे कि
फ्री लीगल एड सेल होता है न्यायालय में, और जो समय समय पर कानून बन जिसको नहीं मिल रहा है, जिसको कानून नहीं मिल रहा है उसको कानून दिया जाता है, जिसको नहीं मिल रहा है उसको कानून दिया जाता है। ये फ्री लीगल एड की कॉन्सेप्ट है जो हमारा संविधान देता है। सोशलिस्ट आर्टिकल 41 जिसमें ये बताया गया है कि जो भारत में निःशक्त हैं, बीमार हैं, ओल्ड एज है, उनको रोजगार उपलब्ध करवाना भी सरकार का कर्तव्य बनता है ना। आप अभी एग्जाम्पल देखिए, कोरोना में पहले वैक्सीनेशन किसको किया गया? 60+ को किया गया, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। उनका जीने का अधिकार तो है, लेकिन कल्याणकारी कार्यों को करना भी सरकार का अधिकार है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 41, 42 जिसमें ये बताया जाता है कि आप जो वर्क करवा रहे, जैसे मैटरनिटी बिलीफ देना, महिलाओं को विवाह के बाद प्रसव के समय छुट्टी देना और उस समय का वेतन देना। आप देखते होंगे सरकार ने इसको लागू कर दिया है। आप बैंकिंग सेक्टर में, प्रशासनिक सेक्टर में जहाँ भी नौकरी करेंगी महिलाएं, तो उनको ये अधिकार है कि 9 महीने का, 8 महीने का, 11 महीने का, और डिपार्टमेंट में दिया हुआ है कि उतने दिनों का वेतन आपको मिलेगा, ये सरकार देगी। तो मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन उसको बचाने के लिए भी एक्ट बना दिया जाता है, कानून बना दिया जाता है, और जब कानून बन जाएगा तब उसको लागू किया जाएगा। अब जैसे आर्टिकल 43 और 43A जो बताता है कि आज कोई कंपनी अपने से अगर बंद कर दे, अगर बोल देते हैं टाटा स्टील कि कल से हम अपना सारा मजदूर को हटा देंगे, इसके लिए यूनियन होता है। सो विदाउट टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द यूनियन, नो कंपनी कैन रिजेक्ट एनी ऑफ द लेबर क्लास, एनी वर्कर। आप बिना उनके परमिशन के नहीं कर सकते, लेकिन उनका परमिशन कैसे लिया जाएगा? तो वर्कर एक क्या करते हैं, चुनाव करके अपना एक संगठन बनाते हैं, ट्रेड यूनियन। आप अगर रामगढ़ के होंगे, बोकारो, धनबाद, पतरातू, जमशेदपुर, तो इन शहर में ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट होता है। जहाँ जहाँ कंपनी होती है, नोवामुंडी, किरीबुरू, बड़बिल, जामदा, रानीगंज, दुर्गापुर, वहाँ कंपनी के अंदर एक ट्रेड यूनियन होता है, और वो यूनियन गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होगा, लेकिन जितने प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर एक यूनियन होता है, और वो यूनियन समय समय पर कर्मचारियों के हित में निर्णय लेती है ना। कर्मचारियों के हित में निर्णय लेती है कि कर्मचारी क्या चाहते हैं, कर्मचारी क्या चाहते हैं, ये निर्णय लेती है। और ये जो निर्णय होता है, ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब तक कंपनी के यूनियन के लोग कोई साइन नहीं करेंगे तब तक कंपनी एक्शन नहीं ले सकती। जैसे आप VRS का कॉन्सेप्ट, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम या अर्ली सेपरेशन स्कीम, ESS जिसको बोलते हैं, तो VRS और ESS लेने के लिए कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो एक बार जरूर यूनियन से बात करता है, बिना यूनियन का नहीं आप साइन कर सकते। अब अलग बात है कि यूनियन के लोग मैनेजमेंट से मिल गए, मतलब ये वही वाला बात हुआ कि चुनाव के समय रोजगार देने का वादा बोल करके लोग चुनाव जीतते हैं,
और बाद में रोजगार शब्द में बे लगा करके बेरोजगार वर्ड को हिट करते हैं। फिर सरकार को लगता है कि रोजगार दे देंगे तो फिर सारे लोगों को नौकरी मिल जाएगा, तो हमारे पीछे पीछे कौन झंडा लेके चलेगा। तो आप देखते होंगे कि मिला जुला करके नौकरी पर ही बैन लगा दिया गया, बहुत कम नौकरी है। तो गांधीयन प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बनाते समय सोशलिस्ट विचारधारा में ये सारे आर्टिकल आते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, तो डायरेक्ट वाला क्वेश्चंस रहता नहीं, और पीटी में भी आप निकाल पाएंगे। और गांधीयन प्रिंसिपल जो होता है, इसमें अब आर्टिकल 40 है, देखिए ये भी गांधीवादी सिद्धांत है, जिसमें पंचायती राज है, कुटीर उद्योग है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 43 में भी है। आर्टिकल 40 में मुख्य रूप से पंचायती राज है, और आर्टिकल 43 बी में है कि सरकार छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से रोजगार देगी। ए सामाजिक विचारधारा, समानता के लिए वर्कर्स का पार्टिसिपेंट है। और 43 का बी जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल्स है, खादी को बढ़ाना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सरकार देखिएगा लोन देती है बार बार स्मॉल स्केल सेक्टर को। 46 जिसमें विभिन्न क्षेत्र के अंदर अगर लगता है कि कोई वर्ग, समुदाय, अनुसूचित जाति, जनजाति पिछड़ रहे हैं, तो वहां पर स्पेशल वेलफेयर स्कीम चलाना, स्पेशल वेलफेयर स्कीम चलाना। और 47, अभी देखिए 47 हमारे बिहार राज्य में भी लागू है। आर्टिकल 47 जिसमें लिक्वर्स बैन करना है, शराब। हाल के दिनों में ऐसी खबरें आती है कि बिहार के थाना में शराब बिक रहा है। जितनी कोयला गाड़ी झारखंड से जाती है, तो कोयला के अंदर शराब लेकर के, क्योंकि झारखंड में शराब उपलब्ध है, बिहार में बैन है, तो कभी कभी तो वहाँ मंत्री का बेटा और विधायक का बेटा पकड़ा जाता है कि शराब की तस्करी कर रहा था। लेकिन एक अच्छा जीवन देना, मिनिमम न्यूट्रिशनल वैल्यू इज गिवन टू ऑल, सभी लोगों को एक बेहतर जीवन देना, एक औसत जीवन देना, ये हमारा क्या है? ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि सरकार ऐसा जीवन दे जिससे आपके शरीर के अंदर जो प्रोटीन, विटामिन चाहिए होगा वो मिले, आपको वो मिलना चाहिए। लेकिन आप इसको लेने के लिए आर्टिकल 37 में दिया है कि नो पार्ट ऑफ डायरेक्टिव कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय कोर्ट। होगा तो देंगे। सो डायरेक्टिव डिपेंड्स अपॉन द रिसोर्सेज। सो वट एवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर गिवन इन पार्ट 4 can't be implemented by court in most of the cases, but if there is a resources then government will have to give। तो सर्वोच्च न्यायालय भी बोलती है कि अगर देश में अनाज सड़ रहा है, अनाज चूहा खा जा रहा है और गरीब भूख से मर जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं बैठेगी। अब ये उम्मीद करना है कि ऐसा वक्त आएगा जब सारे लोगों को ये उम्मीद करना है कि ऐसा समय आएगा जब सारे लोगों को उपलब्ध सामग्री दी जाएगी।
उपलब्ध सामग्री दी जाएगी। और झारखंड में, बिहार में, दूसरे राज्य में भी ये उम्मीद की जाती है कि आपके जीवन स्तर ऊंचा उठेंगे। तो देखिए, बैन ऑफ लिक्वर्स एंड ड्रिंकिंग, दारू पर प्रतिबंध लगाना, और ये प्रतिबंध जो लगाया जा रहा है ये क्या है? तो ये बताता है, गांधीयन प्रिंसिपल ये बताता है कि आपके जीवन को ऊंचा उठाया जा रहा है। और इसके द्वारा लक्षद्वीप में, बिहार में, गुजरात में, नागालैंड में, आंध्र प्रदेश में और मणिपुर में कानून बना करके लिक्वर्स पर बैन लगाया गया है। पूर्ण शराबबंदी कानून है, अलग अलग वर्ष में। चूंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, केंद्र इस पर कोई कानून ना बना करके राज्यों को निर्देश देती है कि आप अपने राज्य में इसको इंप्लीमेंट कीजिए। डायरेक्टिव का मतलब है। तो कई राज्यों में कानून बना हुआ है, और ये लिबरल पॉलिसी है, उदारवादी। उदारवादी नीति, और उदारवादी नीति में खास तौर पर जनता के ऊपर छोड़ा गया है अधिकांश चीजों को, पब्लिक के लिए। देखिए, 3 प्रकार की नीतियों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया है। पहला, इक्वलिटी के लिए सामाजिक। दूसरा, गांधीयन, गांधी जी का विचारधारा। और तीसरा, उदारवादी यानी कि लिबरल। और जो लिबरल है, इसमें देखिए सबसे पहले 44 आर्टिकल 44 जो ये बता रहा है, आर्टिकल 44 है जो ये बता रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, एक समान संहिता लागू हो जाएगी देश में। इसका मीनिंग क्या हुआ? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो समान संहिता का मतलब होता है कि एक ऐसा लागू होगा, एक ऐसा नियम लागू होगा जो पूरे देश में हर लोगों के ऊपर हो। अब देखिए, कानून कहां बना इसको लाने के लिए? ट्रिपल तलाक पर रोक। जो 3 तलाक पर रोक लगा है, ये रोक आर्टिकल 44 को सपोर्ट करने के लिए कि समान संहिता हम लागू कर रहे हैं। एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है गोवा को लेकर के कि भारत का वह राज्य जहां पर समान संहिता लागू कर दिया गया वह है गोवा। गोवा में मुसलमान एक शादी ही कर सकते, एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते। लेकिन जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है कि जिसमें आप एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं, केंद्र इस पर चुप है। लेकिन अभी वर्तमान में राज्यों को यह अधिकार मिला था कि आप अपने से यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते हैं। तो गोवा ने इसे लागू किया था। गोवा ने यह भी लागू कर दिया था कि वहां हिंदू 2 शादी कर सकते हैं, मुसलमान एक ही कर सकते हैं। ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला, ये आर्टिकल 44 के सपोर्ट में लाया गया कि निकाह हलाला अब नहीं होगा।
निकाह हलाला में, अब कोई हमारे मुस्लिम भाई बहन होंगे तो वो बताएंगे सही है कि गलत है। निकाह हलाला में ये प्रक्रिया दी गई है कि जो तलाक शुदा हो चुकी है, अगर वो वापस अपने पति के साथ रहना चाहती है तो उसको जो मौलवी हैं उनके साथ एक दिन रहना होगा, एक रात रहना होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है कि महिला को याद रहे कि उसने परिवार को छोड़ करके गलत काम किया। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीमेन की कैटेगरी में आता है। इसलिए 3 तलाक का मुद्दा धर्म से ज़्यादा फंडामेंटल राइट पर माना गया और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए कहा कि ट्रिपल तलाक का बना हुआ कानून जो है वो वैलिड है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है जुडिशियल रिव्यू करना, जो कानून बनता है उसमें रिव्यू करना, तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो कानून को चेक करे। तो कानून चेक करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक अगर आप सपना, लोग मिसयूज भी करते, हो सकता है पूरा पर्सनल लॉ बोर्ड में इतना इजी नहीं लिखा हो, लेकिन लोग अगर सपना में भी आप तलाक बोल दिए तो तलाक हो जाएगा, व्हाट्सएप में कोई लिख करके भेज दिया तो तलाक हो जाएगा, फ़ोन करके बोल दिया तो तलाक हो जाएगा, और छोटी छोटी चीज़ों में अच्छा सब्जी नहीं बना तो तलाक हो जाएगा। तो हमें लगता है कि इन तमाम चीज़ों पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत सारे कॉल इसी समय पर आते रहते हैं, तो उससे कैसे निपटा जाए इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को वैलिड माना कि ये कानून वैलिड है, तलाक वैलिड नहीं। 3 तलाक पर रोक लगाने के लिए जो याचिका लाई गई थी और साहबानो केस, जो बहुत पुरानी एक मुकदमा था साहबानो का, उसको भी जस्टिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने। यह सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। आर्टिकल 44 के साथ देखिए पब्लिक से जुड़ा हुआ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब देश के लोग समझदार हो जाएंगे, अब जैसे खाप पंचायत का निर्णय आता है कि फलना लोग जींस नहीं पहनेगा, फलना जाति के लोग घोड़े पर बैठ करके बारात नहीं निकालेंगे, ये गलत है। और ऐसे खाप पंचायत के विरोध में भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार निर्णय दिया है कि वो एक गांव में रहने वाले को विवाह करने से वंचित करना, अपने अनुसार कड़ा फैसला सुनाना तालिबानी फैसले के बराबर है, इसलिए इस पर रोक लग जाना चाहिए। आर्टिकल 45 जिसमें बताया जा रहा है कि शिक्षा बच्चों को दीजिए, ये उनका, और अभी हाल के दिनों में इस पर भी कानून बना करके 21 के ए में जो मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया, इसका मेन पर्पस यही है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को मैच्योरिटी के हिसाब से, क्योंकि आज के समय में भारत का यंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और उसमें अगर एजुकेशन ठीक नहीं होगा,
क्योंकि आप देखे होंगे कि आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तिलक और महात्मा गांधी को रोकने के लिए जैसा कानून था आईटी की धारा 66A, जिसमें कुछ भी बोलने पर रोक है, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और जो कानून समाप्त हो गया उस पर आप किसी की अरेस्टिंग नहीं कर सकते, जो अनुच्छेद 20 में भी दिया हुआ है। तो सर्वोच्च न्यायालय को इसी कारण से संविधान का रक्षक बोलते हैं कि वो प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए राजद्रोह कानून तो, और आर्टिकल 48 जिसमें कि अगर आप जो एक्सटिंक्ट होने वाले जानवर हैं उनको भी बचाना है। पहले लोग जिससे हाथी के दांत को, हाथी मार करके दांत का इंटरनेशनल बाजार में व्यापार करते थे, या मोर है, आप कोई ऐसे प्राणी जो विचरण करने वाले हैं उसको आप घर में पकड़ के नहीं रख सकते। अगर आप कोई ड्रामा पार्टी जो होता है उसमें भी अगर आप किसी जानवर को दिखा रहे हैं तो आपको परमिशन लेना, उसकी जो इन्वायरमेंट में जो सुविधाएं चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। तो ये भी बहुत सारे वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ये 48A के द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना है। और जानवर कोई भी हो, आप अत्याचार नहीं कर सकते। अगर आप कोबरा को पकड़ लेते हैं, अजगर को पकड़ करके मार देते हैं तो आपके ऊपर में केस होगा। झारखंड में तो डीजीपी रैंक के पदाधिकारी अपने गला में एक अजगर सांप को सावन के महीने में टांग लिए थे। उनके ऊपर केस हुआ क्योंकि वो इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। पशु क्रूरता अधिनियम ये रूल है कि अगर आप पशु पक्षी को रखें तो फिर उसके जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए रखिए, फिर कानून के हिसाब से रखना होगा। सलमान खान पर भी मुकदमा हुआ काला हिरन को मारने के जुर्म में। अब ये तो अलग बात है कि मारते हुए का कोई फोटो नहीं है तो वो गवाही पर चलता, और गवाह अगर बदल गया जाकर वो बोल दिया कि नहीं हमको क्लियर नहीं है कि गोली कौन चलाया था, हम मतलब देखे कि चला था लेकिन ये नहीं देख पाए कि कौन चलाया था, धुंधला धुंधला दिखा, तो हमको ऐसा लगा कि सलमान खान हो सकता है, इतना बोल दिया होगा उसका ड्राइवर, तो इसको बेनिफिट ऑफ डाउट बोलते हैं। इसमें सजा नहीं हो सकती। लेकिन आपको अगर बोलिएगा कि नहीं हम देखे ही थे और आपसे वकील जिरह करेगा और आप हर जगह पर जवाब दीजिएगा तो फिर सलमान खान फंस जाता। लगान फिल्म में सो कॉल्ड सत्यमेव जयते वाले आमिर खान जो 5वीं शादी 6ठी शादी में लगे हुए हैं, उन्होंने भी हिरन को टाइटल सॉन्ग में काफी दौड़ा दिया था। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उसे भी गलत माना और कहा कि हिरन की दौड़ने की कैपेसिटी से ज्यादा दौड़ा देना प्रताड़ना के जैसा है, ये भी क्रूरता अधिनियम। तो कानून हर जगह पर है। मतलब अगर आपके साथ भी अन्याय हो रहा है, एक दिन पहले ही पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एक व्यक्ति को जर्मन शेफर्ड 2 कुत्ते ने काट लिया। वो व्यक्ति वकील था, उसने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस किया पाकिस्तान में। ये कल की ही न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कुत्ता को मौत की सजा सुनाया, जबकि उसका मालिक 5-10 लाख रुपया मुआवजा देने को तैयार था।
लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ये आपने पशु अगर रखा है और उसका केयर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको पशु रखने का ही अधिकार नहीं, फिर आपको पशु रखने का कोई अधिकार नहीं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि सरकार के ऊपर ये दबाव पड़ता है। और 49 जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जो आपके स्मारक हैं ऐतिहासिक, उसको बचाना है। कोई मैसेज है लगता है यहाँ, एलिफेंट ड्राइव इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। हाँ, जाहिर सी बात है, मतलब ये चीज़ें रुकी हुई हैं और आपको ये चीज़ देखना है कि हमको जानवरों को कैसे हम सुरक्षा प्रदान करें। एलिफेंट ड्राइव भी रुका हुआ है। और ये ताजमहल हो, लाल किला हो, जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर है, सिंधु घाटी सभ्यता के साइट हों, वैदिक कल्चर वाले साइट हों। एक चीज और देखिए, भारत में जितना मध्यकालीन आर्किटेक्चर हिट हुआ उतना हमारा अभी वैदिक काल के 2-3 शहर के नाम आप नहीं बता सकते, जबकि आप तैयारी कर रहे हैं। भारत में किसी को खड़ा करके पूछिए कि हमारा जो वैदिक काल था उसके कोई आर्किटेक्चर किस शहर में मिले तो लोग नहीं बता पाए। लेकिन कुतुब मीनार बच्चा बच्चा जानता है, लाल किला, ताजमहल, चार मीनार हैदराबाद का, फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा लगभग लोग जानते। इतिहास लिखते समय भी क्या हमारा इतिहास को क्या बदला गया है, क्या इतिहास लिखते समय हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। मुगल कालीन इतिहास को ज्यादा महत्व दिया गया, ये भी एक चर्चा का विषय है, एक डिबेट का टॉपिक हो जाएगा कि इतिहास लिखते समय वैदिक संस्कृति को उतना महत्व नहीं मिला। ये तो अभी हाल के दिनों में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पे चूंकि मूवी बन गया तो थोड़ा लोग जानने लगे। लेकिन आप सोचिए कि जो 5000 साल पुराना संस्कृति है, जो 5000 साल पुरानी सभ्यता है, उसको कम लोग जानते हैं। वहां पर देखिए 90 डिग्री पे रोड एक दूसरे को काटते थे। हमारा महान पर्व छठ उस समय में होता था, लोगों की गैदरिंग होती थी, वाटर पॉन्ड्स बने हुए थे, कपड़ा बदलने का स्थान बना हुआ था। अन्नागार जो आज का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, देखिए वो उस समय का अन्नागार था, ग्रेनरी था, डेसिमल सिस्टम था, मुहर थे जो आज स्टंप की यूज होती है। तो हमारा कई कलर की जानकारी थी, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं हो पाया। ना ही कोई ऐसे साइट भारत में, भगवानपुरा जो हरियाणा में वैदिक काल वाला है, यह हमारा धोलावीरा गुजरात में सिंधु वाला, ऐसे कई साइट भारत में है जो टूरिस्ट प्लेस नहीं बन पाए। आप सिर्फ इतिहास में पढ़ते हैं कि पंजाब में रोपड़ था, जम्मू कश्मीर में मांडा था, आप सिर्फ पढ़ते, लेकिन वो डेवलप नहीं हो पाया, है ना। इसकी जिम्मेवारी सरकार की बनती है, उस समय की तात्कालिक सरकार की बनती है कि आपने मुगल काल को और बाकी काल को आपने पूरा हिट कर दिया, लेकिन हमारी संस्कृति और सभ्यता को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। और महान शासक भारत के किसानों का पैसा लूट लूट करके आपने बड़े बड़े बिल्डिंग और चार मीनार बनाए, और इतिहास में आपको महान शासक अकबर द ग्रेट लिख दिया गया।
चलिए, ये तो विवाद का विषय है और राजनीति की विषय हो जाती है, लेकिन आपको ऐसे टॉपिक पर भी तैयार रहना है बोलने के लिए, पक्ष और विपक्ष दोनों। आर्टिकल 50 में भी चेंजिंग हुआ है, जिसमें एक्ट बनाते हुए क्रिमिनल प्रोसीड्यूर एक्ट 1961 में सुप्रीम कोर्ट की क्या जिम्मेवारी बनती है वो बताया गया। सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेवारी, क्योंकि डिमार्केशन नहीं था पहले, सिर्फ इतना लिखा हुआ है आर्टिकल 50 में कि सेपरेशन ऑफ वर्क फ्रॉम जुडिशरी एंड एक्सिक्यूटिव, कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच कामों का बंटवारा है। तो 1961 में एक्ट बना करके ये किया गया कि बंटवारा में कितना बंटवारा है और क्या बंटवारा है, ये भी क्लियरिटी होनी चाहिए। इसी प्रकार से 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, जिसमें यूनिटी इंटीग्रिटी आप देखते होंगे कि प्रस्तावना में जोड़ा गया है। हमारी ये कोशिश नहीं होगी कि हम पहले युद्ध करें, हमारी ये कोशिश नहीं होगी, हम युद्ध करना नहीं चाहते, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। चाहे 1970 के दशक में बांग्लादेश का बंटवारा हो, 1962 में चाइना के साथ हो, या हाल के दिनों में कारगिल के वाला मुद्दा हो, हम हर लड़ाई अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे और 100% से ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। हमारी जमीन हम किसी को लेने नहीं देंगे, इसलिए आज भी हम काराकोरम पर लड़ाई कर रहे हैं, लद्दाख पर कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल पीस को बढ़ाते हुए अपने आप को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। हमारे पास इतनी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ फिर भी बात करते हैं, अफगानिस्तान के साथ बात करते हैं, बांग्लादेश से बात करते हैं, जबकि बांग्लादेश का आने वाले समय में हमको लगता है कि आधा जनसंख्या भारत में ही आ जाएगा रहने। तो चावल, पानी और गेहूं तो हम ही लोग दे रहे हैं। हमारे लोगों का पेट काट करके हम लोग बांग्लादेश को दे रहे हैं। ये इंटरनेशनल पीस को बढ़ाने के लिए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को 3 पार्ट के अलावा आप 5 मोटे सिद्धांत के तौर पर देख सकते हैं कि 5 ऐसे थ्योरी है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर लाए गए। इकोनॉमिक सोशल थ्योरी लाया गया कि आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर कैसे हम समानता लाएं, ये सोचें। शैक्षणिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से विचार करें, ऐतिहासिक समानता लाएं, और इंटरनेशनल पीस और प्रोटेक्शन कैसे किया जाए। ये क्लियर हुआ, ये पेज क्लियर है तो दूसरे पेज पे चलें। ये इसमें कोई पूछना है किसी को तो आप पूछ लीजिए अभी, और क्लियर है तो ये भी बता दीजिए। ये टॉपिक क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। इसमें क्लियरिटी है, ये कुछ पूछना है किसी को? देखिए क्लियर है तो बता दीजिए, आप यस लिख दीजिए, पता चल जाएगा।
आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में जनहित याचिका क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है? सभी धर्म, सभी जाति के लिए अगर एक जैसे कानून बनेंगे, आज जनसंख्या नियंत्रण ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर एक अलग से क्लास लेंगे, आपको नोट्स एक भेजे थे, क्योंकि इन दिनों संसद में भी चर्चा है बिल लाने की। उत्तर प्रदेश सरकार ने ले आया। क्या इसकी जरूरत है देश को? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो आर्टिकल 44 है, जो बता रहा है समान संहिता हो। अब किसी को आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते कि आपको एक से ज्यादा बच्चे नहीं करने, लेकिन आपकी सोच बदली जा सकती है। तो सोच बदलने के लिए एजुकेशन दिया जा सकता है। ऐसे बहुत से हमारे मुस्लिम भाई बहन भी हैं जिनके एक ही भाई है, एक ही बहन है, दो ही लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं। और ऐसे बहुत हमारे हिंदू भी हैं जिसमें एक घर में ज़्यादा बच्चे हैं। ये इसका मूल थिंकिंग होता है। दो प्रकार से इसको कंट्रोल किया जा रहा है। आर्टिकल 44 समान संहिता, मतलब एक जैसा कानून लाएंगे। कैसे लाएंगे? तो जैसे हमने आपको बताया कि तलाक 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 बोल करके जब महिलाओं को शोषण हो रहा था तो सरकार ने इस पर रोक लगा दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। पहला रोक यहां लग गया। दूसरा कि जनसंख्या कंट्रोल पॉलिसी में हम ये नहीं बोल रहे कि आपको 2 ही बच्चे करने हैं, लेकिन ऐसा कानून तो हम ला सकते हैं कि जिनके 2 बच्चे ही रहेंगे उनको हम आगे प्रमोट करेंगे, उनको नौकरी देंगे, उनको राशन की सुविधा देंगे। तो एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम ला रहे हैं एजुकेशन बढ़ाने के लिए, और दूसरा कड़ाई भी कर रहे हैं एक प्रकार का। एक आपके ऊपर में प्रेशर भी डाल रहे हैं कि अगर आपके 3 बच्चे होंगे तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते, आने वाले समय में विधानसभा भी नहीं लड़ेंगे, और सरकारी नौकरी उन लोगों को नहीं मिलेगा जिनके 2 बच्चे अभी हैं। अगर उनका तीसरा बच्चा हो जाता है तो फिर उनके ऊपर भी रोक लगेगा। बट जिनके पहले से ही ज्यादा बच्चे हैं, जिनके पहले से ज्यादा बच्चे हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी। आर्टिकल 20 बोलता है कि जिस दिन कानून बना है, कानून हमारा उसी दिन से लागू होगा। जिस दिन बना है उसी दिन से लागू होगा, उसके बाद दिन से लागू नहीं होगा। ये हमारा कानून बोलता है। तो आर्टिकल 44 में जनहित याचिका ये बताता है कि भारत में सभी चीज के लिए एक जैसे समान कानून बनने चाहिए, नहीं तो फिर समाज में बंटवारा जैसा दिखता है। उस धर्म के लिए कुछ और, इसके लिए कुछ और, उसके लिए अलग। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि एक कानून व्यवस्था होनी चाहिए। यही आर्टिकल 44 के अंदर की जनहित याचिका है जो इस समय चर्चा में आ गया। तो दूसरे पेज पर चले। आज का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अभी जो डेवलपमेंट हुआ है, कहां कहां पर कानून आया। तो मिनिमम वेजेज एक्ट आप देखिए, आर्टिकल 39 के लिए 1948 में कानून आया।
कम से कम इतना पैसा मिलेगा। फिर इसमें बीच बीच में सुधार होता रहता है, बीच बीच में सुधार देखते होंगे कि बढ़ाना है प्रतिदिन 312 रुपया हो, 342 रुपया हो, सरकार तय कर देती है। डेली वेजेज एक्ट आर्टिकल 38 के द्वारा योजना आयोग जो वर्तमान में नीति आयोग है ये बना। और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आर्टिकल 42 के दायरे में 1961 में आया। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 42 के दायरे में। आर्टिकल 40 जिसमें पंचायती राज व्यवस्था है, तो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए आर्टिकल 73, 74 आया, इसको लागू करना है। क्रिमिनल प्रोसीड्यूर लॉ 1973, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर लॉ 1973 ये आर्टिकल 50 के दायरे में आया। इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 48, शिक्षा का अधिकार 86 अमेंडमेंट। मतलब ये आपको बता रहे हैं कि डायरेक्टिव को डायरेक्ट अगर लागू नहीं करते हैं तो फिर आप इसमें ट्रिपल तलाक भी जोड़ लेंगे यहाँ पर, और ये जो अभी पॉपुलेशन वाला बिल है ये भी जोड़ लेंगे, ये आर्टिकल 44। तो इसको लागू करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लाया गया है। यहां तक क्लियर है आप लोगों का? तो बताइए। फंडामेंटल राइट जो है इसका कुछ हद तक नेचर निगेटिव है, लेकिन मौलिक अधिकार का तुलना में डायरेक्टिव पूर्ण रूपेण पॉजिटिव है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ देने के लिए, इसमें जस्टिसेबल बैरियर लगा हुआ, कुछ कुछ जगह पर इस पर बैरियर लगा हुआ है कि इससे ज़्यादा नहीं देंगे, इतना ही देंगे। तो ये आपके जस्टिसेबल बैरियर, रिस्ट्रिक्शन जिसको बोलेंगे, मौलिक अधिकार पर रिस्ट्रिक्शंस। और अगर आपको मौलिक अधिकार नहीं मिलता है तो आप आर्टिकल 32 और 226 का प्रयोग हमेशा करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है ये रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि ये संसाधन अभी है या नहीं है। तो जहां भी आपको लगता है कि ये लागू करवाना चाहिए, फर्स्ट यू शुड थिंक अबाउट रिसोर्सेज कि उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है।
क्या वो रिसोर्सेज सरप्लस है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। ये तीन चीज सोचना है। अब जैसे जनसंख्या नियंत्रण पर बात हो रहा था, आज के डेट में ब्रेन एबिलिटी का मतलब क्या हुआ, मैच्योरिटी ऑफ ब्रेन ऑफ डिफरेंट कॉमन पीपल, वो कितना है। क्या लोग इतने रिसोर्सेज, मतलब क्या लोग इतने जानकार हो गए कि जनसंख्या पर बिल आएगा तो लोग समझेंगे देश की दिक्कत। हमारे पास क्या इसके अलावा कोई विकल्प था क्या, सरप्लस अनाज है हमारे पास कि बिना बिल लाए भी हम काम कर सकते हैं, क्या ऐसी व्यवस्था है, और क्या नीति का निर्धारण हो सकता है। इसी प्रकार से धर्म को लेकर के कानून बनाना, यहां पर संसाधन शब्द का मतलब रिसोर्सेज है, हमारी परिपक्वता, यही हमारा संसाधन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, if welfare is necessity, then it will be implemented. वेलफेयर जरूरी है, हमें वेलफेयर करना है। The main purpose of our constitution is to give welfare to all the people. हमारा संविधान चलाने का ही उद्देश्य है वेलफेयर देना। So the welfare concept reflected in preamble as well as in directive principles of state policy. हमारे दो स्थान पर जन कल्याणकारी विचारधारा सामने आ जाता है, एक हमारा प्रस्तावना में, और दूसरा हमारा नीति निर्देशक तत्व में, वो भी सामने आ जाता है। तो जब हम लोग ये बात करते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों लागू नहीं हो रहा है, आर्टिकल 36 से 51 क्यों लागू नहीं हो रहा, तो आपको सिंपली बोलना है कि सरकार के पास सुविधा होगी तो होगा, संसाधन होगी तो होगा, गवर्नमेंट देने के लिए बैठी है। यहां पर संसाधन, एक तो फिजिकल रिसोर्सेज की भी बात होती है, दूसरा डाउरी कब हटेगा, तो हमारा ब्रेन भी एक संसाधन है। जैसे मोबाइल ऊपर से सबका टेबल पे रख दीजिए, सबकी स्क्रीन लगभग एक जैसी नजर आएगी, एक कंपनी का एक ही जैसा साइज भी होगा, लेकिन किसी मोबाइल की कीमत 2 लाख होगी और किसी का 20,000 होता है। ऊपर का कवर एक जैसा, फिर इतना डिफरेंस क्यों। तो जिसकी कीमत 2 लाख है उसके अंदर उतने ज़्यादा जीबी हैं, मतलब वो उतना गीगाबाइट में स्टोरेज रखा है। तो किसी में 356 जीबी डेटा होता है और 20,000 वाले में 16 जीबी होता है। आपकी मोबाइल की मेमोरी माने एक साथ कितना काम वो कर सकता है, एक साथ एक्सपोर्ट भी कर सकता है, वीडियो कॉल भी कर सकता है, मैसेज भी देख सकता है। कम ताकत वाले मोबाइल वहां हैंग कर जाएंगे। हमारा ब्रेन का भी वैसा ही कैपेसिटी होता है। कुछ लोगों को देखिएगा छोटे से हेडेक में पागल हो जाता है, कोई लोग बड़े बड़े हेडेक लेके चलते हैं, जितना बड़ा व्यक्ति उतना बड़ा हेडेक। हमारी
विचारधारा क्या बोलती है कि बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, और अगर नहीं बोलती है तब कानून बनाना पड़ता है जैसे बनाया गया। अपने से अगर हर धर्म के लोग अपने धार्मिक कानून में बदलाव कर लें, अपने से अगर ट्रैफिक नियमों का पालन कर लें, तो ट्रैफिक सिग्नल की भी जरूरत नहीं है, ट्रैफिक पुलिस की बात छोड़ दीजिए। अपने से अगर समझौता पंच परमेश्वर वाला हो जाए तो थाना की जरूरत नहीं है, कोर्ट की जरूरत नहीं है। और बहुत से गांव में इससे दूर रहते हैं, वो अपने से कर लेते हैं, मुखिया और सरपंच मिलके कर लेते हैं। लेकिन जब वहां पर पक्षपातपूर्ण निर्णय आने लगता है तो लोग न्यायपालिका की शरण में जाते हैं। तो यहां पर बोला जा रहा है कि द अल्टीमेट पर्पस ऑफ डायरेक्टिव इज वेलफेयर, और इसको लाने के लिए जब कभी कोई कानून की आवश्यकता होगी तो वो जरूर से लाया जाएगा, इसमें रोक नहीं लगा सकते हैं, वो जरूर से लाया जाएगा। ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच है, जितने भी इसमें आर्टिकल्स दिए हुए हैं। अब कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि मौलिक अधिकार की तुलना में ये जरूरी है। सो इफ BPSP इज नेसेसिटी, देन जो हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 21 को ओपन किया गया है, इसको ओपन रखा गया है। जो संविधान में लिखा हुआ नहीं है अधिकारों के लिए, वो 21 में सोच लेंगे। अगर ये जरूरी है तो उस अवस्था में डायरेक्टिव्स को इंप्लीमेंट करना जरूरी होगा। जैसे आर्टिकल 41 क्या है? काम चुनने का अधिकार है, और निःशक्त लोगों को, गरीब बेसहारा को, तो सरकार के कई आश्रम, बुजुर्ग आश्रम, अनाथाश्रम, वृद्धा आश्रम, ऐसे बहुत से आश्रम है जिसका उद्देश्य होता है कि गवर्नमेंट को चीजें दी जाए, ये देने के लिए।